मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो बनाए हुए, क्योंकि कुछ मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसको सही कराने के लिए दिया हुआ था। नाउ सही होके आ गया है, तो हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं हमारे वीडियो लेक्चर बनाना। तो जो है बच्चों की रिक्वेस्ट थी बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों की कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो उनके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उस पर वीडियो बनाया जाए। तो आज हम उसी श्रृंखला में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। देखिए, जो ये कोई पदार्थ का सैंपल है, कोई सैंपल है जिसका हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करना है। ये सैंपल है, ठीक है, कोई पदार्थ है जिसकी हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करना है। इस पर जब प्रकाश डाला जाता है, जब प्रकाश डाला गया तो देखिए क्या होता है। ये सैंपल क्या करता है, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, जिसे आई ए बोलेंगे। आई ए फॉर एब्जॉर्ब, यानी कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेगा। उसकी तीव्रता मान लेते हैं कितनी है, आई ए। कुछ को बाहर निकाल देगा, ट्रांसमिटेड, जो बिल्कुल इसके आर पार निकल जाएंगे। ट्रांसमिट पारगमित हो जाएगी, जिसे पारगमित लाइट कहते हैं। ट्रांसमिटेड उसे आई टी से। और कुछ लाइट स्केटर्ड हो जाएगी, जिसे आई एस या आई आर बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड या स्केटर्ड। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इंसिडेंट लाइट डाली जाती है, तो जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब देखा गया कि एक मोनोक्रोमेटिक प्रकाश को यदि प्रकाश कौन सा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, यानी कि एक वर्णी प्रकाश। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब किसी सैंपल पर डाला जाता है, तो जो सैंपल है उस पर जो स्केटर्ड जो भाग होता है, देखिए जो पारगमित भाग होता है ये बहुत कम होता है, नेग्लेजिबल होता है लगभग। तो जो स्कैटर्ड भाग की जो तीव्रता है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो इंसिडेंट लाइट की तीव्रता के बराबर होती है। म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आई। स्टार्टिंग में रेले नामक वैज्ञानिक ने इसकी स्टडी करी, और उन्होंने क्या बताया रेले ने, कि जो स्कैटर्ड लाइट है, यानी कि जो प्रकीर्णित लाइट है, प्रकीर्णित जो लाइट है उसकी जो आवृत्ति है वो आपतित आवृत्ति के बराबर होती है, यानी म्यू इज बराबर म्यू आई, आई फॉर इंसिडेंट। ठीक है, तो इसे रेले स्पेक्ट्रम कहते हैं, रेले स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन बाद में रमन ने क्या देखा, रमन ने जब इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी किया रमन ने, तो उन्होंने क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि जो लाइट जो प्रकीर्णित हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, उसकी आवृत्ति इंसिडेंट लाइट के बराबर ही नहीं, कुछ स्कैटर्ड लाइट ऐसी भी है जिनकी आवृत्ति म्यू इज ग्रेटर देन म्यू आइस है, और कुछ स्कैटर्ड लाइट की आवृत्तियाँ ऐसी भी थी जिनकी म्यू इज इंसिडेंट लाइट से कम थी। यानी कि हर तीन तरह की लाइनें प्राप्त हुई, मतलब तीन तरह की स्कैटर्ड लाइट प्राप्त हुई। इसमें एक में तो आवृत्ति जो इंसिडेंट लाइट थी उसके बराबर थी, एक में आवृत्ति ज़्यादा थी और एक में कम थी। तो जो रेले ने कहा था कि इस जो लाइट है वो स्कैटर्ड लाइट जो होती है वो इंसिडेंट लाइट के बराबर होती है, उसकी आवृत्ति, जब सैंपल से के अंदर डाला जाता है जब प्रकाश को। ठीक है, तो इसे रेले प्रकीर्णन कहा। लेकिन जब बाद में रमन ने कहा, तो रमन ने कहा कि नहीं, कम और ज़्यादा भी प्राप्त होती है, तो इसे रमन स्कैटरिंग या रमन प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर, तो रमन ने कंप्लीट स्टडी किया था, और इसे ही को क्या कहते हैं, रमन प्रभाव भी कहते हैं। क्लियर, तो क्या हुआ देखिए, स्टार्टिंग में जब सैंपल पर प्रकाश डाला गया, तो जो स्कैटर्ड लाइट थी उसकी स्टडी की गई कि स्कैटर्ड लाइट किस तरह से प्राप्त हुई। तो स्कैटर्ड लाइट में क्या देखा गया कि जो रेले ने स्टार्टिंग में क्या देखा कि जो आवृत्ति है वो इंसिडेंट, यानी कि जो आपतित आवृत्ति के बराबर थी। ये रेले प्रभाव कहलाया, रेले प्रकीर्णन कहलाया। लेकिन बाद में रमन ने माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी किया, स्पेक्ट्रोग्राफ को देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि नहीं, कुछ आवृत्तियाँ ज़्यादा भी थी और कुछ आवृत्तियाँ कम भी थी, जिसे रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे थी आवृत्तियाँ ज़्यादा कम, तो इसको एक ग्राफ के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, रमन प्रकीर्णन का जो ग्राफ लिया गया वो इस तरह से प्राप्त हुआ ग्राफ। तो देखिए, ये जो सेंटर में जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट लाइट के बराबर है। तो ये तो कौन सी लाइन कहलाएगी, रेले लाइन, क्योंकि ये स्टडी किसने करी, रेले ने करी। ठीक है,
और कुछ आवृत्तियां जो कम और ज़्यादा प्राप्त हुई, ये जो जिनकी आवृत्तियां कम है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उनकी आवृत्ति कम है, म्यू इज लेस देन म्यू आई, और राइट हैंड साइड जो है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू आई। तो जो कम आवृत्ति वाली लाइनें प्राप्त हुई और अधिक आवृत्ति वाली लाइनें प्राप्त हुई, ये कौन सा प्रभाव हो गया? रमन प्रभाव। दोनों साइड रमन प्रभाव, ठीक है। और रमन ने क्या कहा कि जिन जिन लाइनों की आवृत्ति कम थी, यानी कि जिनकी आवृत्ति कम है, उसे स्टोक लाइन नाम दिया, और जिनकी आवृत्ति ज़्यादा है उसे एंटी स्टोक लाइन नाम दिया। और ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर डेल्टा म्यू निकाला जाए इस रेले के लिए, तो डेल्टा म्यू कितना आएगा? 0, क्योंकि म्यू बराबर म्यू आई दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ डेल्टा म्यू 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रमन प्रभाव के अंदर जो डेल्टा म्यू है, यानी कि दोनों आवर्तियों के बीच का अंतर, म्यू और म्यू आई का जो अंतर होगा, वो रेले के अंदर तो 0 होगा क्योंकि दोनों की आवर्ती सेम है, लेकिन रमन के अंदर वो 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों की आवर्तियाँ अलग है। स्टोक के अंदर आवर्ती कम होती है, यानी प्रकीर्णित जो प्रकाश की जो लाइट होगी, यानी म्यू का मतलब प्रकीर्णित, स्कैटर्ड जो लाइट, इस प्रकीर्णित आवृत्ति, स्कैटर्ड लाइट की जो तीव्रता होगी, आवृत्ति होगी, वो कम होगी, जबकि यहाँ पर एंटी स्टोक के अंदर वो ज़्यादा होगी। क्लियर? अब अगर डेल्टा म्यू आपको यहाँ से निकालना हो, डेल्टा म्यू आपको अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? म्यू इंसिड माइनस म्यू आर, आर फॉर रमन और आई फॉर इंसिडेंट। क्लियर? तो यहाँ पर आप सिंपली आप अगर लैम्बडा के रूप में लिखें तो 1 लैम्बडा आई माइनस 1 लैम्बडा, सॉरी सी अपॉन लैम्बडा आई और सी अपॉन लैम्बडा, यानी डेल्टा म्यू। और अगर म्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है। तो अगर आपको म्यू बार के रूप में लिखना है, ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा म्यू बार के रूप में अगर आपको लिखना है आवृत्ति के रूप में, तो आपको ध्यान हो अच्छे से, आप लोगों ने यू वी या इनके अंदर पढ़ा हो, तो यहाँ पर क्या आएगा? सी अपॉन डेल्टा लैम्बडा। क्लियर? देखिए मैं आपको लिखना बता देता हूँ इसको, सी अपॉन डेल्टा लैम्बडा बराबर सी अपॉन लैम्बडा आई माइनस सी अपॉन लैम्बडा आर। सी कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल आउट, और 1 अपॉन डेल्टा लैम्बडा बराबर डेल्टा म्यू बार तरंग संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लैम्बडा आई माइनस 1 अपॉन लैम्बडा आर। क्लियर? म्यू बार के रूप में लिखना है, सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में लिखना है तो इस तरह से हो जाएगा, और आवृत्ति के रूप में लिखना है तो वो सिंपली इस तरह से हो जाएगा, सी अपॉन लैम्बडा आई माइनस सी अपॉन लैम्बडा आर। तो इट्स क्लियर कि डेल्टा म्यू क्या है? दो आवृत्तियों का डिफरेंस, जो कि रमन के लिए 0 नहीं होगा, जबकि रेले के लिए 0 होगा, क्योंकि रेले के अकॉर्डिंग ये तो इंसिडेंट स्कैटर्ड लाइट जो होगी, यानी प्रकीर्णित लाइट, और इसके जो इंसिडेंट लाइट है उसकी आवृत्ति बराबर होगी, जबकि रमन के अकॉर्डिंग तीनों तरह की प्राप्त होगी, कम भी, ज़्यादा भी और बराबर भी। कम वाली को स्टोक लाइन और ज़्यादा वाली को एंटी स्टोक लाइन कहते हैं। और ये डेल्टा म्यू जो होता है इसी को रमन आवृत्ति कहते हैं। तो डेल्टा म्यू जो आया है, ये डेल्टा म्यू इसे रमन आवृत्ति कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होती है, ये करेक्ट अभिलाक्षणिक गुण होती है किसी पदार्थ का, बहुत महत्वपूर्ण है ये किसी पदार्थ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम रमन के इसके स्कैटर्ड और इंसिडेंट लाइनों के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे इनको समझाने के लिए कि कैसे रमन लाइन, कैसे स्टोक लाइन, कैसे एंटी स्टोक लाइन प्राप्त हुई, तो इसके लिए रमन का सिद्धांत, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत दिया गया, जिसे हम रमन प्रभाव कहते हैं। तो रमन प्रभाव का चीर सम्मत सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट दिया गया। तो रमन, ये बहुत बार आता है भाई एग्जाम में, रमन प्रभाव का चीर सम्मत सिद्धांत। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, नाम क्या है इसका इंग्लिश में? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, या इसको दूसरा भी कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता का सिद्धांत। या दूसरा नाम क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी।
अगर आपको याद हो मेरे प्रीवियस वीडियो क्लासियस मोसोटी सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा हो ध्रुवणता का, तो उसके अंदर मैंने पोलराइजेबिलिटी के बारे में बताया है, तीन तरह की पोलराइजेबिलिटी के बारे में बताया, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं उसकी, मेरे जो लास्ट वीडियोस थे उनसे, कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए रमन का चेतक सिद्धांत क्या कहता है। ये सबसे पहले ये जो सिद्धांत था ये प्लेजेक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है, ये याद रखें आप, प्लेजेक नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया, समझाया था, क्लासिकल थ्योरी जो है रमन की। इनका क्या कहा है, यदि किसी अणु को, अगर आप, मैंने पहले वाला वीडियो देखा हो आपने, कोई क्लासेस मोसोटी मैंने बताया था, यदि कोई अध्रुवीय अणु है उसे अगर ध्रुवीय चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो उसमें जो उनके जो आवेश होते हैं उनमें विकृति उत्पन्न, डिस्टोर्शन उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और प्रेरित द्विध्रुव जो होता है म्यू आई, अगर आपको याद हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू ई, और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा, तो अल्फा ई, अल्फा यहाँ पर कहलाता है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, और ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये मैंने उसके अंदर आपको समझा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो म्यू आई क्या है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो इंड्यूस हो गया है, जो अध्रुवीय अणु होता है उसके अंदर कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अध्रुवीय अणु जो होता है, मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, अध्रुवीय जो अणु होते हैं जैसे H2N2O2, इनके अंदर किसी भी तरह का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये H2N2O2 अणु होते हैं अध्रुवीय अणु होते हैं, और अगर आपको याद हो तो ये IR इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें IR के लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना जरूरी होता है, लेकिन ये रमन एक्टिव होते हैं क्योंकि परमानेंट डाइपोल मोमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ड्यूरिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर उसमें पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है तो वो रमन एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर H2N2O2 जो अणु होते हैं, इनमें क्या होता है, जब इन्हें चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनका जो चार्ज होता है, ये चार्ज डिस्टोर्ट हो जाता है, जिससे दो पॉइंट बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पोल, और इनमें इंड्यूस हो जाता है, म्यू आई उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान अल्फा ई के बराबर होता है। अल्फा पोलराइजेबिलिटी और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। और जो ई होता है विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, वो उसकी प्रारंभिक तीव्रता E0 के अनुसार निम्न प्रकार होती है। E0 साइन ओमेगा टी, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला 12th क्लास में भी, 2 पाई म्यू टी, ओमेगा का मतलब 2 पाई म्यू टी, यानी कि E0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई म्यू, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्फा ई का मान रख दें यहाँ पर, तो म्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा E0 साइन 2 पाई म्यू टी, क्लियर। तो ये म्यू आई का फॉर्मूला आ गया, अल्फा E0 साइन 2 पाई म्यू टी, क्लियर। लेकिन अगर ये देखिए इस फॉर्मूले में एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, ये जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, ये सिंपली विद्युत क्षेत्र की वजह से हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में रखने की वजह से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अगर आपको, मैं उसको भी मेरे पहला वाला वीडियो देखेंगे पोलराइजेबिलिटी, तो मैंने उसमें बताया था कि अणु जो होता है उसकी खुद के कंपन और घूर्णन गतियों के कारण भी उनकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आता है, जिसकी वजह से अभिविन्यासीय पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो उनकी खुद की आंतरिक गतियों की वजह से, आंतरिक गतियाँ मतलब कंपन गतियाँ और घूर्णन गतियों की वजह से भी पोलराइजेबिलिटी के अंदर चेंज आता है, और उस वजह से जो चेंज आता है तो जो कुल ध्रुवणता होती है, यानी कि अगर हम आंतरिक यानी कि अणु के अंदर की कंपन और घूर्णन को इंक्लूड कर दें, तो जो पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न होगी, अल्फा, यानी टोटल पोलराइजेबिलिटी आंतरिक गतियों की वजह से और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की वजह से, ये अल्फा बराबर होता है अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू आई इंटू टी, म्यू आई इंटू टी, ये एक फॉर्मूला होता है पोलराइजेबिलिटी। और टोटल पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो यानी कि कंपन गतियों की वजह से और घूर्णन गतियों की वजह से और उनकी विद्युत क्षेत्र की वजह से, तो टोटल पोलराइजेबिलिटी है। तो अल्फा 0 जो है यहाँ पर, ये है साम्यावस्था पर ध्रुवणता, इसका मतलब है साम्यावस्था पर ध्रुवणता, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। बीटा है
एक कांस्टेंट है, कंपन या घूर्णन जो गतियां हो रही है उनमें परिवर्तन की दर को बताता है ये। कंपन या घूर्णन के कारण ध्रुवणता यानी कि पोलराइजेबिलिटी में परिवर्तन को बताता है ये। परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, क्लियर। और जो म्यू आई है वो म्यू आई आंतरिक आवृत्ति है, यानी कि कंपन या घूर्णन की जो आवृत्ति है उसकी आवृत्ति है, क्लियर, ठीक है। तो ये जो आंतरिक कंपन घूर्णन गति की वजह से जो पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न हो रही है और जो विद्युत क्षेत्र की वजह से तो टोटल पोलराइजेबिलिटी जो होगी, यानी कि ये कुल पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो होगी अल्फा जीरो प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू आई टी के बराबर। सिंपली हम अल्फा जीरो का वैल्यू जो लास्ट फॉर्मूला आया था हमारा म्यू आई बराबर अल्फा ई जीरो साइन 2 पाई म्यू टी इसके अंदर रख दें, क्लियर। तो रखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू आई इंटू टी और ई जीरो साइन 2 पाई म्यू टी, क्लियर। ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, ई जीरो सॉरी अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई म्यू टी प्लस बीटा ई जीरो साइन 2 पाई म्यू आई इंटू टी और साइन 2 पाई म्यू इंटू टी, क्लियर। ये इस तरह से हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला इसको देखा जाए, एक फॉर्मूला होता है साइन, एक फॉर्मूला है, आप हम जो मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, याद रखिएगा। 2 साइन थीटा कोस फाई, 2 साइन थीटा कोस साइन फाई, 2 साइन थीटा साइन फाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस थीटा माइनस फाई प्लस माइनस कोस थीटा प्लस फाई, ये एक फॉर्मूला होता है। 2 साइन थीटा साइन फाई का फॉर्मूला होता है कोस थीटा माइनस फाई प्लस माइनस कोस थीटा प्लस फाई, क्लियर। अब अगर यहाँ से 2 को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई बराबर 1/2 कोस थीटा माइनस फाई माइनस 1/2 कोस थीटा प्लस फाई, क्लियर। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ ये साइन थीटा साइन फाई ये वाला ही फॉर्मूला है, सिंपली यहाँ इसको रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो म्यू आई बराबर हो जाएगा अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई म्यू टी, क्लियर, प्लस 1/2 बीटा ई जीरो, ऐसे कैसे क्योंकि कॉमन है, क्लियर, कोस 2 पाई, ठीक है, 2 पाई म्यू माइनस म्यू आई हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू आई इंटू टी, ये बाहर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा -1/2 बीटा ई जीरो कोस 2 पाई म्यू प्लस म्यू आई इंटू टी। थीटा और फाई की जगह हमने सिंपली ये वैल्यूज पुट कर दी। नहीं समझ में आया आपके, देखिए मैं वापस बता देता हूँ एक बार। थीटा की जगह क्या है, इसको मैं वापस एक बार ओपन कर देता हूँ। देखिए हमारा जो लास्ट फॉर्मूला था वो देखिए, म्यू आई बराबर था अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई म्यू टी प्लस बीटा ई जीरो साइन 2 पाई म्यू टी
प्लस बीटा ई ज़ीरो जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, बीटा ई ज़ीरो साइन 2 पाई म्यू आई टी और म्यू बीटा ई ज़ीरो साइन 2 पाई म्यू आई इंटू टी और साइन 2 पाई म्यू इंटू टी। ठीक है, इसको तो हमने मान लिया थीटा और इसको हमने मान लिया फाई। तो क्या हो जाएगा देखिए, अल्फ़ा ज़ीरो ई ज़ीरो साइन 2 पाई म्यू टी प्लस 1/2 बीटा ई ज़ीरो कॉमन है, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस फाई माइनस कोस थीटा प्लस फाई, ये वाला फॉर्मूला था। 1/2 आएगा साथ में और बीटा ई ज़ीरो कॉमन है तो बीटा ई ज़ीरो ऐसे कोस के साथ, ये तो थीटा हो गया, या आप इसको आपकी इच्छा है थीटा या फाई जो भी मानना है, ये इसको फाई हो गया। तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाई, तो 2 पाई टी तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई म्यू आई इंटू टी माइनस 2 पाई म्यू इंटू टी, इसमें 2 पाई टी तो कॉमन है, म्यू आई माइनस म्यू हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2 पाई म्यू आई माइनस म्यू इंटू टी माइनस 1/2 बीटा ई ज़ीरो कोस म्यू आई प्लस म्यू इंटू टी और 2 पाई साथ में, जो ये वाला फॉर्मूला है। अब आप कहोगे यहाँ तो उल्टा आ रहा है, वो तो डिपेंड करता है आपने फाई किसको माना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अल्टीमेटली डेल्टा म्यू है, डेल्टा म्यू है, क्लियर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये वाला। देखिए यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये जो म्यू आई पहले आ रहा है ये इसमें, वो तो हमने अगर इसको थीटा माना तो ये म्यू आई पहले आ जाएगा, इसको अगर फाई मानेंगे तो ये बाद में चला जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। केवल ये सिंपली ये क्या शो कर रहा है, माइनस का मतलब कम आवर्ती और प्लस का मतलब ज़्यादा आवर्ती, क्लियर। तो ये देखिए अब इस म्यू आई के पद में तीन पद है इस म्यू आई के फॉर्मूले में। एक पहला पद तो ये है, फर्स्ट जो ये है, सेकंड पद ये है और थर्ड पद ये है, क्लियर। अब इसमें देखिए पहले वाले पद में अगर पहले वाले पद की बात करें तो जो आवृत्ति है म्यू, वो आपतित आवृत्ति के बराबर है, क्लियर। जब पहले हम बात करें, पहला पद जो है इसमें अणु की जो आपतित विकिरणों की आवृत्ति है वो उसी आवृत्ति से दोलन कर रहा है, उसी आवृत्ति से ऑसिलेट करता है विद्युत क्षेत्र में, जो पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न होती है, जो इंसिडेंट लाइट की है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट स्टेप ये रेले लाइन को बताता है क्योंकि इसकी आवृत्ति सेम है। सेकंड में आइए देखिए, सेकंड में आवृत्ति कम है, फ्रीक्वेंसी माइनस में है, यानी घट रही है तो यानी कम आएगी, क्लियर। जबकि थर्ड में जुड़ रही है, यहाँ प्लस हो रही है। तो जो सेकंड स्टेप है ये किसके बारे में बता रहा है, कम यानी कि स्टोक लाइन, और जो थर्ड स्टेप है यानी कि ये एंटी स्टोक लाइन, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो इस तरह से इस पोलराइजेटिव प्रिंसिपल के बेस पर प्लेजैक नामक वैज्ञानिक ने इन तीनों के बारे में बताया कि कैसे स्टोक लाइन, कैसे एंटी स्टोक लाइन प्राप्त होती है और क्यों प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये क्लासिकल थ्योरी दी गई पूरी, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है ये कंप्लीट रूप से आप किसके बारे में बता रही है, रेले लाइन के बारे में, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट के बराबर है। यहाँ पर कम है तो ये स्टोक लाइन, यहाँ पर ज़्यादा है तो एंटी स्टोक लाइन। अगर बीटा की वैल्यू 0 कर दें तो म्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ए ज़ीरो, अगर बीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दें, ए ज़ीरो साइन 2 पाई म्यू टी, यानी कि केवल रेले लाइन प्राप्त होगी, रमन नहीं प्राप्त होगी। यानी कि कहने का मतलब है यदि अणु के अंदर किसी तरह की अभी कंपन या घूर्णन गतियाँ नहीं हो तो उनमें केवल रेले लाइन ही प्राप्त होती है, रमन लाइन नहीं प्राप्त होती। और ऐसे अणु रमन असक्रिय अणु कहलाते हैं, इनएक्टिव, रमन असक्रिय। तो रमन सक्रिय होने के लिए आवश्यक पॉइंट क्या है, यहाँ से जो आ रहा है निकल के, रमन सक्रिय होने के लिए आवश्यक पॉइंट जो है वो, रमन सक्रिय होने के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है रमन सक्रिय के लिए
रमन एक्टिव होने के लिए, रमन सक्रिय होने के लिए कि जो पोलराइजेबिलिटी है, अणु के कंपन और घूर्णन गतियों में परिवर्तन होना आवश्यक है। अणु की कंपन तथा घूर्णन गति में परिवर्तन आवश्यक है। यानी कि कंपन और घूर्णन के कारण क्या आना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी आनी चाहिए, तभी वो रमन सक्रिय होगा, वरना वो रमन असक्रिय अणु कहलाएगा। क्लियर। तो इस तरह से क्लासिकल थ्योरी ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया कि कैसे रेले, कैसे रमन यानी स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन प्राप्त होती है। एक बार वापस देख लेते हैं इसको, क्लासिकल थ्योरी को। देखिए किसने दिया, प्लेजेक नामक वैज्ञानिक ने दिया। देखिए जब कोई ऐसा जो अध्रुवीय अणु होता है, अध्रुवीय अणु का मतलब जिसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण परमानेंट नहीं पाया जाता है, जब उसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें उसके जो आव्र होते हैं, आवेश जो होते हैं, उनके जो बीच में जो अणुओं का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका विकृति आ जाती है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो मेरे क्लासेस मोसोटी वाला जो वीडियो है उसको देखिए, उसमें पोलराइजेबिलिटी के बारे में बता रखा है मैंने आपको। तो इंड्यूस डाइपोल उत्पन्न हो जाता है, और इंड्यूस डाइपोल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती का अल्फा आएगा, अल्फा क्या कहलाती है, ध्रुवणता यानी कि पोलराइजेबिलिटी, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो विद्युत क्षेत्र की वजह से हुआ, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्रारंभिक तीव्रता में जो संबंध है वो ये होता है, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब कोणीय आवृत्ति, इसका मान फॉर्मूला होता है 2 पाई म्यू टी, 2 पाई म्यू। तो म्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा ई जीरो साइन 2 पाई म्यू टी। क्लियर। ये केवल विद्युत क्षेत्र के कारण है, लेकिन अणु के जो अणु होता है हमारा, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं, उसके अंदर आंतरिक कम उसके जो क्षम की वाइब्रेशनल और रोटेशनल मूवमेंट भी होते हैं, वाइब्रेशनल और रोटेशनल गतियां भी लगातार पाई जाती है, तो उस वजह से भी पोलराइजेबिलिटी जनरेट होती है। तो उस वजह से जो पोलराइजेबिलिटी जनरेट होगी, यानी कि अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू टी। ये एक फॉर्मूला होता है कंप्लीट पोलराइजेबिलिटी का, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो पोलराइजेबिलिटी है और कंपन घूर्णन गतियों का, तो अल्फा टोटल पोलराइजेबिलिटी जो अल्फा होगी वो अल्फा जीरो प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू टी के बराबर, म्यू आई टी के बराबर होती है। अल्फा जीरो साम्यावस्था पर ध्रुवणता कहलाती है, बीटा ये कंपन और घूर्णन के कारण ध्रुवणता में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को बताता है। म्यू आई ये आंतरिक घूर्णन, आंतरिक आवृत्ति मतलब कंपन और घूर्णन के कारण जो आवृत्ति चेंज आवृत्ति है। तो म्यू आई बराबर क्या हो गया, अल्फा जीरो जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम ई जीरो अल्फा का मान रख दें, यहाँ पर सिंपली ये रखा, ये ओपन किया तो ये आया। एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, 2 साइन थीटा साइन 5 बराबर कोस थीटा माइनस 5 माइनस कोस थीटा प्लस 5, यानी कि अगर 2 को यहाँ के लिए तो 1/2 आ जाएगा दोनों साइड। ठीक है, सिंपली हमने ये ओपन किया इसको, तो अब म्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा ई जीरो साइन जीरो अल्फा जीरो ई जीरो साइन 2 पाई म्यू टी प्लस 1/2 बीटा ई जीरो कोस 2 पाई म्यू माइनस म्यू आई इंटू टी, और ये थर्ड वाला स्टेप आ जाएगी। मैंने ओपन करके भी दिखाया आपको कैसे ओपन होगा। सिंपली आप इस पर ना जाएं कि म्यू आई माइनस म्यू है या म्यू माइनस म्यू आई है, अल्टीमेटली ये शो कर रहा है कि कम आवृत्ति है और ये ज़्यादा आवृत्ति है। क्लियर। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो रेले लाइन को बता रहा है, क्योंकि इसकी जो ध्रुवणता है, जो स्कैटर्ड लाइट है, वो इंसिडेंट लाइट के बराबर है, यानी कि जो दोलन है, यानी कि जो ऑसिलेशन होगा वो आपतित इंसिडेंट लाइट की आवृत्ति से होगा। यहाँ पर सेकंड स्टेप में फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, तो यानी कि स्टोक लाइन के बारे में बताता है, और ये एंटी स्टोक, यानी कि दोनों किसके बारे में, रमन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से इस रमन लाइन, स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन प्राप्त होती है। अगर बीटा बराबर जीरो कर दें तो म्यू आई बराबर हो जाएगा अल्फा जीरो ई साइन, केवल ये दोनों स्टेप खत्म हो जाएगी क्योंकि बीटा की वैल्यू जीरो रखा, तो ऐसा अणु रमन असक्रिय कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि रमन असक्रिय अणु वो होंगे जिनके अंदर आंतरिक घूर्णन गतियाँ नहीं पाई जाएगी, यानी कि उनकी वजह से पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रमन सक्रिय होने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है कि उनकी कंपन और घूर्णन गतियों में लगातार परिवर्तन की वजह से ध्रुवणता के मान में परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर ध्रुवणता के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर वो वाइब्रेशन, तो वो रमन सक्रिय नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आई आर है, आई आर के अंदर H2 N2 O2 ये अणु कैसे होते हैं, रमन असक्रिय, आई आर इनएक्टिव होते हैं, ये असक्रिय। रीज़न, इनका रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें म्यू का मान कितना है, जीरो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन रमन के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट से कोई मतलब नहीं है। रमन कहता है कि ड्यूरिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि उस पर जब लाइट गिराई जाती है उस दौरान अगर म्यू के मान में चेंज आता है, यानी कि म्यू आई उत्पन्न हो जाता है, इज नॉट जीरो,
तो फिर वो रमन सक्रिय हो जाता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी आंतरिक गतियाँ और गुणन गतियों की वजह से म्यू के मान में यानी कि अल्फा के मान में परिवर्तन आना जरूरी है। ठीक है, तो H2N2O2 आई आर इन सक्रिय होंगे पर क्योंकि वो डायपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन रमन सक्रिय होंगे बशर्ते ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख सकते हैं। अब इसके बाद हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल रोटेशनल और वाइब्रेशनल का देखेंगे, उनके फॉर्मूले डेरिवेशन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक पढ़िए आप इसको, ठीक है। और किस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।